जंगल में ठंड का मौसम आ चुका था। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कलवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौट कर जाना होगा। रीमा बहन, मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूं। उन दोनों की बातें पास वाला पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक सेव देती हूँ, मगर याद रखना, तुम्हें ये सेव किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें सेव दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक सेव दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना सेव लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी पक्षी बैठी हुई थी। कलवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना ये सेव मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये सेव मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी पक्षी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मैं मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये सेव उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और एक पत्थर पर बैठकर और सेव आराम से मजे से खाने लगता है। अरे वाह, कितना मीठा है। आज तो मेरा पेट भर गया। कल के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। रीमा चिड़िया भी अपना सेव लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये सेव किसे दे। तभी वही बूढ़ी पक्षी रीमा से वो सेव मांग लेती है। रीमा बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना सेव मुझे दे दो। माँ जी धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये सेव किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी पक्षी को वो सेव दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कलवे, क्या तुमने वो सेव किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो सेव एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो सेव एक बूढ़ी पक्षी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई पेड़ दोनों को एक एक आम और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये आम खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो, जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे, तुम दोनों अपना ये फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने से कबूतर जा रहा था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ करके वहां से भाग जाता है। मैं भी बहुत भूखा हूँ। अगर मैंने इसे देख लिया तो यह फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। और फिर एक पत्थर पर बैठकर मजे मजे से वो आम खाने लगता है। अरे वाह, आम कितना मीठा है। खाकर तो मेरा पेट और मेरा मन बहुत भर गया है। अब घर जाकर आराम से सो जाता हूँ। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ। मगर रीमा, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी। वो भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़ जी। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है।
थोड़ी देर बाद कलुआ भी वहां आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो आम एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नए कुछ फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कव्वे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुंच जाती है जहां हर तरफ फल ही फल थे, और चिड़िया वहां ही एक पेड़ के पास अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाने लगती है और दूसरे पक्षियों को भी सहायता करने लगती है। बर्फीले जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाएं साइन साइन कर रही थीं, लेकिन पुराने ओक के पेड़ के पास का माहौल कुछ और ही था। वहां से वनीला और चॉकलेट की ऐसी खुशबू आ रही थी जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। आओ आओ पक्षियों, आपके लिए ताज़ा और लबाबदार मीठे गर्मागर्म केक तैयार हो चुके हैं। आओ आओ पक्षियों। यह थी रीमा की बेकरी। रीमा चिड़िया अपने ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म केक बना रही थी अपने बेटे कुक्कू के साथ। कुक्कू बेटा, ज़रा जल्दी हाथ चलाओ। आज विंटर स्पेशल अखरोट केक लेने के लिए बहुत सारे ग्राहक आने वाले हैं। बाहर ठंड बहुत है, सबको गर्मा गर्म केक चाहिए होगा। जी माँ, मैं तो इतनी ज़ोर से क्रीम फेंट रहा हूँ कि मेरे पंख भी दुखने लगे हैं। माँ, क्या मैं एक चेरी खा लूँ? बदमाश कहीं के, पहले काम फिर इनाम। चलो अब इसे अवन में डालते हैं। तभी दरवाजे पर पिंकी, कव्वी और तोता अंदर आते हैं। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। उफ, बाहर तो बर्फ का तूफान आया हुआ है रीमा, लेकिन तुम्हारी बेकरी की खुशबू ने मुझे खींच ही लिया। बिल्कुल सही कहा पिंकी। पूरे जंगल में खबर फैल गई है कि रीमा ने आज कोई खास केक बनाया है। मुझे तो सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। आओ आओ दोस्तों, तुम दोनों के लिए मैंने हॉट चॉकलेट स्पेशल केक तैयार रखा है। जहाँ एक तरफ खुशियाँ थीं, वहीं दूसरी तरफ जलन की आग सुलग रही थी। कालू, जो खुद को जंगल का सबसे होशियार समझता था, रीमा की सफलता देख जल भुन रहा था। देखा कलुवे, उस छोटी सी चिड़िया की दुकान में कितनी भीड़ है और हम यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं। कालू जी, बस बातें ही बनाओगे या कुछ करोगे भी? हमारा बेटा जग्गू सुबह से रो रहा है कि उसे केक खाना है। तुम एक केक भी नहीं ला सकते? मुझे रीमा आंटी का केक चाहिए। पापा, आप तो कहते थे आप जंगल के राजा हो, तो मुझे केक ला कर दो ना। मुझे भूख लगी है। बॉस, गोरी भाभी सही कह रही हैं। रीमा के केक की महक यहाँ तक आ रही है। क्यों ना हम दुकान पर हमला कर दें? नहीं बेवकूफ, हमला नहीं, हम चोरी करेंगे। आज रात जब वो चिड़िया सो जाएगी, हम उसका स्पेशल सीक्रेट मसाला और सारे केक चुरा लेंगे। फिर कालू की बेकरी खुलेगी। ये हुई ना बात। अगर आज रात केक नहीं मिला तो घर मत आना। रीमा की बेकरी के अंदर का माहौल गर्म है। अब कबूतर और उसकी पत्नी लूसी भी आ गए हैं। सभी मजे से केक खा रहे हैं। रीमा, सच कहूँ तो ऐसा स्वाद मैंने अरे नहीं, पिछले साल वाले शहर में भी नहीं चखा था। मैं तो जगह का नाम ही भूल गया। तुम तो हमेशा सब भूल जाते हो। रीमा, यह केक बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी सजावट देखो, बिल्कुल बर्फ के गोलों जैसी है। वैसे रीमा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने कालू और कलवे को बाहर झाड़ियों के पीछे कानाफूसी करते देखा था। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। सही कहा, वो दोनों पक्के चोर हैं। मैं अभी उड़कर देख कर आता हूँ कि वो कहाँ हैं। चिंता मत करो दोस्तों, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। वैसे भी आज रात मैं बेकरी के दरवाजे पर एक्स्ट्रा ताला लगाऊंगी। और मैं अपनी गुलेल तैयार रखूंगा माँ। किसी ने आने की कोशिश की तो उसे बर्फ का गोला बना दूंगा। रात का सन्नाटा था। जंगल सो रहा था, लेकिन लालच जाग रहा था। कालू और कलुआ चोरों की तरह बेकरी की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुदरत भी रीमा के साथ थी, क्योंकि छत पर बहुत ज्यादा फिसलन थी। अबे कलुवे, धीरे चल। अगर आवाज हुई तो वो पिंकी कौवी सबको जगा देगी। बॉस, मेरे पैर जम रहे हैं। ये छत तो बहुत ज्यादा फिसल रहा है। अचानक कलुआ का पैर फिसलता है। वो तुरंत कालू का पैर पकड़ लेता है। बॉस, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। अबे छोड़ मुझे, छोड़,
मैं भी गिर रहा हूँ, छोड़ मुझे। दोनों जोर से नीचे बर्फ के ढेर में गिरते हैं। ऊपर से छत पर जमी सारी बर्फ उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, कलुवे, तू तो मेरा दुश्मन है। आवाज सुनकर अंदर से रीमा और कुक्कू जाग जाते हैं। कुक्कू खिड़की खोलता है। कौन है वहाँ? माँ देखो, 2 चोर है। अरे ये तो कालू भाई और कलवा है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और बर्फ में क्यों दबे हो? शोर सुनकर आसपास के पेड़ों से कबूतर, तोता और पिंकी भी आ जाते हैं। तभी गोरी अपने रोते हुए बेटे जग्गू को लेकर वहाँ पहुँचती है। मैंने कहा था केक लाने को, और तुम यहाँ बर्फ में समाधि लगाकर बैठे हो। शर्म नहीं आती? पापा ने झूठ बोला था, वो कोई केक नहीं लाए। कालू और कलुआ बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। रीमा जग्गू को देखकर पिघल जाती है। वो तुरंत अंदर जाती है और एक बड़ा ताजा विंटरबेरी केक लेकर आती है। चुप हो जाओ जग्गू बेटे, ये लो, ये केक खास तुम्हारे लिए है। जग्गू खुशी से केक खाने लगता है। यम्मी, ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट केक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मासी। रीमा, हम तुम्हारी दुकान लूटने आए थे और तुम मेरे बेटे को केक दे रही हो? कालू भाई, दुश्मनी बड़ों के बीच होती है, बच्चों को भूखा नहीं रखा जाता। और वैसे भी त्योहार और सर्दी का मौसम नफरत के लिए नहीं, मिल बांटकर खाने के लिए होता है। देखा कालू, इसे कहते हैं बड़ा दिल। तुम चोरी करने आए थे और रीमा ने तुम्हारा पेट और दिल दोनों भर दिया। सारे पक्षी मिलकर कालू और कलुवे को बर्फ से बाहर निकलते हैं। बॉस, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज से मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अगली सुबह मौसम साफ है। रीमा की बेकरी के बाहर सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं। कालू और गोरी भी अब दोस्तों की तरह मदद कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज! जंगल में अब सिर्फ रीमा की बेकरी के चर्चे हैं। यहाँ दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। माँ देखो, सब कितने खुश हैं। हाँ बेटा, असली मिठास केक में नहीं, मिलजुल कर रहने में होती है। उस ठंडी रात ने सबके दिलों की नफरत को जमा दिया और प्यार की गर्माहट भर दी। अब कालू रीमा का दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी बन गया था। इस तरह उस जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर खुशी से रहा करते हैं। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में एक सूखा घास का घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीणा के साथ रहा करती थी। उनका घर बहुत कमजोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। रीमा चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो तो कबूतर के खेत में काम किया करती थी। क्या बात है मीना बेटी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है ना। तुम चिंता मत करो मीना बेटी, कल मैं कबूतर के पास जाकर कुछ उधार पैसे लेकर किसी तरह हमारे घर को मरम्मत करूंगी। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा और उसकी बेटी मीना बहुत डरे हुए थे। माँ, बाहर देखी ना माँ, कितनी जोरों की बिजली गरज रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत मीना बेटी, आज रात किसी तरह सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ करती हूँ। किसी तरह मीना तो सो जाती है, मगर पूरी रात रीमा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा चिड़िया केले के पत्तों से अपना घर ठीक कर रही थी। माँ, क्या इस केले के पत्तों से हमारा घर ठीक हो जाएगा? पता नहीं बेटी, किसी तरह आज एक रात बारिश न हुई तो मैं कल सुबह किसी तरह नया घर बना दूंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया सीधा कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरा घर कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैं किसी तरह काम कर कर आपके पैसे ज़रूर से चुका दूंगी। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं,
अगर तुम और कुछ दिन इंतजार कर सकोगी तो मैं जरूर से तुम्हें पैसे दूंगा। रीमा चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सीधा कलुए के पास जाती है। जाकर कलुए को सारी बात बताने लगती है। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे कलवे भैया? अगर आज रात जोरों की बारिश हो गई तो तुम अपनी बेटी मीना को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना और तुम नया घर बनाने तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलवे भैया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धन्यवाद की कोई बात नहीं रीमा बहन, तुम तो मेरी दोस्त हो, दोस्ती दोस्त का सहायता करते हैं। इस तरह रीमा चिड़िया खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर से जंगल में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा चिड़िया का घर धीरे धीरे से हिलने लगता है। मम्मा, मम्मा देखो ना मम्मा, हमारा घर तो हिल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, अब तो हम लोगों को इस घर छोड़कर जाना होगा। जल्दी से अपना ज़रूर का सामान उठा लो, ये घर कभी भी टूट सकता है। वो माँ बेटी अपना ज़रूर का सामान लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनका घर टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मम्मा देखिए, हमारा घर टूट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मीना बेटी, सीधा कलवे भैया के घर चलो। आज रात हम लोग वहीं पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा कलुए के पास जाते हैं। जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कलुआ कौवा तो आराम से बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ अपने मजबूत से घर में। कलवे भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मेरा घर टूट चुका है। मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। लेकिन कौवा तो छुपता, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काफी देर तक रीमा चिड़िया ऐसे ही पुकारने लगती है। माफ करना रीमा बहन, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रख सके। हाँ रीमा बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आधी रात जोरों की बारिश होगी और तुम्हारा घर टूट भी जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रीमा चिड़िया तो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है और उसे रास्ते में एक पुराना ड्रम दिखाई देता है। माँ देखिए, वो कितना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है। क्यों ना बारिश रोकने तक हम लोग उसमें ही रहे? हाँ मीना बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो माँ बेटी आराम से उसी ड्रम में एक बड़े से छेद करके रहने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो हमारा घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ मीना बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब तो हम लोग बारिश रुकने तक आराम से इसी घर में रह सकते हैं। इस तरह वो माँ बेटी उस ड्रम के घर में बारिश रुकने तक आराम से रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम आ गया था, जिसके कारण सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबकर बैठे हुए थे। उसी जंगल में रहने वाली एक रीमा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे सर्दियों से बहुत परेशान थे। मम्मा बाहर देखिए, कितना ज्यादा बर्फ गिर रहा है और घोंसले में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हाँ बच्चों, हम सब छोटे पक्षी हैं। हम सबको ठंड में ठिठुरते ही रहना पड़ेगा। मगर माँ, अगर हम सब ऐसे ही ठंड में रहेंगे तो बर्फ की वजह से हम सब अकड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं कल सुबह इंसानी बस्ती जाती हूँ। वहाँ पर किसान के घर जाती हूँ और उसके पत्नी से मदद मांगती हूँ। वो कुछ न कुछ हमें मदद कर ही देगी। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे दिन इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। वो सीधा किसान के घर जाती है। माँ जी, तुरंत बाहर आई। किसान की पत्नी बाहर आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? क्या मदद चाहिए? माँ जी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे ठंड की वजह से मर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे चिड़िया रानी, बस इतनी सी बात। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी।
किसान की पत्नी बहुत दयालु थी। वह कुछ गर्म कपड़े और कुछ भोजन चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से अपने घर लौटती है। चिड़िया के बच्चे गर्म कंबल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रात, ठंडी रात में, वो तीनों आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ उसी जंगल में रहने वाले कौवे भी बहुत परेशान थे। क्या हुआ गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कालू जी, ठंड के वजह से मुझे नींद नहीं लग रही है। आप कुछ ना कुछ कीजिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ पापा, ठंड के कारण मेरा चोंच भी जम चुका है। कुछ ना कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो तुम दोनों, मैं कल सुबह सूखी घास किसी तरह से लेकर आऊंगा। दूसरे दिन चुटकी और कुकू अपने दोस्त जग्गू कौवा के साथ नदी के पास खेलने जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, कल मेरे पापा मेरे लिए रंगीन रंगीन पत्थर लेकर आए हैं। जग्गू, हमारे पास नए कंबल है। कंबल? वो क्या होता है? वो कौन सा चीज़ है? जग्गू, कंबल ओढ़ने से हमें ठंड नहीं लगेगी। कल रात मैंने और चुटकी ने बहुत अच्छे से गुजारी, हमें तो ठंड ही नहीं लगी। अच्छा, ये बात है। फिर तो मुझे भी देखना है कंबल क्या होता है। फिर चलो ना, हमारे घोंसले पर तुम्हें कंबल दिखाते हैं। फिर कुकू और चुटकी जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में ले आते हैं। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक दे दो। नहीं नहीं जग्गू, ये सिर्फ 3 ही है, मम्मा के लिए, चुटकी के लिए और मेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कंबल नहीं देंगे। गुस्सा होकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और अपने पापा से कहता है और सारी बात अपने पापा को बताता है। पापा पापा, रीमा आंटी के पास 3 बड़े बड़े कंबल हैं। मुझे भी कंबल चाहिए। पापा, किसी ना किसी तरीके से आप भी लाइए। आज रात हम लोग आराम से सो सकते हैं। कालो जी, सुना है आपने उस छोटी चिड़िया के पास 3 गर्म कंबल है। अगर वो 3 कंबल हमारे हो जाते तो कितना अच्छा होता। ठंडी ठंडी रात में हम तीनों आराम से सो सकते हैं। गौरी, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी जाता हूँ और वो 3 कंबल छीन कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने साथ एक लकड़ी लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। कालू कौवा बच्चों को जाकर डराने लगता है। दूर दूर होकर आराम से बैठ जाओ, अगर चूचू की तो बहुत मारूंगा। तुम दोनों चुपचाप 3 कंबल मुझे दे दो, वरना ये लकड़ी देख रहे हो। नहीं नहीं, हम आपको हमारे कंबल नहीं देंगे। हमारी माँ ने बहुत मेहनत से हमारे लिए कंबल लाए हैं। कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बच्चों को खूब पिटाई करता है और उनसे 3 कंबल और घर में रखा हुआ दाना भी लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग आराम से सो जाते हैं। और दूसरी तरफ चिड़िया वापस अपने घर आती है। उसके बच्चे रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। मम्मा मम्मा, उस कालू अंकल ने बहुत मारा। बच्चों, अब मैं क्या करूं? मैं उन कौवों से मुकाबला नहीं कर सकती। वो बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है। माँ, अब हम क्या करेंगे? वो गंदा कालू कौवा तो हमारे कंबल में ले गया और साथ में हमारा भोजन भी। बच्चों, मुझे एक उपाय आया है। अब हम तीनों इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम किसान की पत्नी के घर जाते हैं। इस ठंड में वही हमारी ज़रूर से मदद करेगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी को रोते हुए सारी बात बताती है। चिड़िया रानी, मैंने सुना है बस इंसानों में ही ऐसे इंसान रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पक्षियों में भी ऐसे दुष्ट पक्षी रहते हैं। तुम एक काम करो, मेरे घर के सामने पेड़ पर अपने लिए एक घोंसला बना लेना। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी। तुम आराम से रह सकती हो। उस दिन के बाद से चिड़िया अपने बच्चों के साथ किसान के घर के बाहर ही एक पेड़ के ऊपर ठंडी के मौसम में एक घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।